आपके साथ ऋतु भंडारी और नेटवर्क 10 की इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। चुनावी अखाड़ा की टीम आज पहुंची है दिल्ली के विश्वास नगर 17 वार्ड में और यहां पर जिस तरह से हर वार्ड में हमने जाना है और कई जो तमाम पहलू होते हैं उनको समझने की कोशिश की। कई मुद्दे हैं जिनको उठाना बेहद जरूरी है, आम जनता उनको उठाती हुई नजर आ रही है। हर दल अपने अपने यहाँ पे दावेदारी ठोकता हुआ नजर आ रहा है कि अब आने वाले समय में हमारी ही यहाँ पर सत्ता पर काबिज सरकार होती हुई नजर आएगी। लेकिन जिस तरह से नगर निगम की तारीखें यहाँ पर चुनाव को लेकर, एमसीडी इलेक्शन को लेकर तारीखें पास आ रही है, उस हिसाब से कहा जा सकता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के बीच सामंजस्य तो नहीं बन पा रहा। लेकिन इस बीच अब किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आएगी वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन उससे पहले मेरे सहयोगी राजकुमार चौधरी जी मेरे साथ यहाँ बने हुए हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, तमाम वार्डों में हम घूमे, अलग अलग रिएक्शन सामने आए। विश्वास नगर में किस तरह की चीजें आप देखते हैं कि कुछ परिवर्तन की बयार बहेगी? बिल्कुल ऋतु, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है ऋतु, वो जो लगी इस वार्ड में वो ये लगी कि एक तो यहाँ के वोटर बड़े जागरूक हैं और 48,000 वोट लगभग इस बार लोगों को यहाँ मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार इस बार की जो वोटर लिस्ट जारी होगी उसमें मिलेगा। अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है इस वार्ड पर और कांग्रेस और भाजपा की हमेशा अदावत रही है, एक के बाद एक। और जिस तरीके की जो चीज़ें हैं, जैसे लोगों से बात हुई, उस बात में एक बात जरूर निकल के आई कि यहाँ के जो लोग हैं उनका बड़ा आपस में एक दूसरे के प्रति बड़ा तमाम तरह के लगाव हैं, राजनीति होने के बावजूद भी। और बहुत अच्छी बात होती है पॉलिटिक्स में कि अदावत होनी चाहिए, मतभेद होने चाहिए, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। और यहाँ पर जिस तरीके से लोगों से बात हुई उसमें एक बात जरूर निकल कर आ रही है कि इस बार मुकाबला एक तरफा रहने वाला नहीं है, बल्कि मुकाबला यहाँ पे इस बार दो कोणीय है और कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। हालांकि देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किस तरीके से कैंडिडेट आते हैं, क्योंकि अभी कैंडिडेटों के नामों की घोषणा भी ऋतु अभी नहीं हुई है। और जिस तरीके से जब कैंडिडेट आते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा असर उस समय जब वोटर अपना वोट देने के लिए जाता है तो ये जरूर देखता है कि वो कैंडिडेट कौन है, क्योंकि छोटा चुनाव होता है और छोटे चुनाव में कहीं ना कहीं नेक टू नेक फाइट होने की संभावना व्यक्त की जाती है। बिल्कुल, और जिस तरह से अभी यहाँ पर मेरे सहयोगी ने बताया है कि बीजेपी और कभी कांग्रेस का यहाँ पर कब्जा रहा है, ऐसे में तमाम लोग हमारे साथ मौजूद है। भीड़ आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों में उत्साह और जोश हाई देखा जा रहा है। उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सर, शुरुआत आपसे करूंगी। आप सीनियर सिटीजन है, आपने बहुत से चुनाव देखे होंगे, चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो। अब चूंकि एमसीडी का इलेक्शन चल रहा है, किस तरह से आप देखते हैं कौन कौन से वो ज्वलनशील मुद्दे हैं जिन्हें मतदाता उठाते हुए नजर आएंगे? मैं जीएल सैनी, जनरल सेक्रेटरी आल विश्वास नगर रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन। विश्वास नगर एक बहुत ही पुरानी कॉलोनी है। इस समय सभी पार्टी के पदाधिकारीगण अपना अपना प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि स्थिति साफ नहीं है। जब तक कैंडिडेट सामने नहीं आए, इतने ये कहना कि कौन जीतेगा इस विषय में कुछ नहीं कह सकते। हर पार्टी के लगे, आम पार्टी, कांग्रेस वाली पार्टी, बीजेपी पार्टी, सभी पदाधिकारी अपना अपना प्रचार कर रहे हैं। इसलिए हम इस विषय में कि कौन कैंडिडेट जीत के आएगा, किसको हमारी एसोसिएशन समर्थन करेगी, इस विषय में कहना। सर, मुद्दे क्या है? 5 साल में क्या विकास हुआ? मुद्दे तो ये है कि है डेवलपमेंट जो है विश्वास नगर का। अब तक जो है हमारे बीजेपी की विधायिका थी, वो निगम पार्षद थी, पूर्व मेयर भी रही हैं, और उन्होंने अपने समय में रहते हुए काफ़ी काम करवाया है। और अच्छे रूप से जो है ना, मैं समझता हूँ कि उनके काम को देखेंगे तो पार्टी को बढ़त और वो जीत मिलनी चाहिए। सर, विश्वास नगर की जनता अब आने वाले समय में किस पर विश्वास जताएगी? विश्वास तो ये है कि समस्याओं का ढेर लगा हुआ है। मैं खुद अपनी पर्सनल प्रॉब्लम बताना चाहता हूँ कि मेरी मदर प्रिंसिपल रिटायर हैं एमसीडी से, 5 महीने से पेंशन नहीं है, तनख्वाहें नहीं हैं, समस्याओं का ढेर है। क्या कौन सी समस्या ना गिनाई जाए, आप बताओ ना। आप देखो, जन सुविधाएँ नहीं हैं, सफाई नहीं है, पानी गंदा आ रहा है, आपको पता है, सबको पता है, ये जन जाहिर है। अब इन समस्याओं के साथ हम नहीं रह सकते, हम त्रस्त हो चुके हैं। हमें तो ये समझ में आता है कि आज से 15 साल से ये दोनों सरकारें काम कर रही हैं, ये हमें पागल बना रही हैं। तो जो इतनी समस्याएं पनप रही है, इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? आप तो सत्ताधीश ही जिम्मेदार होता है, जिम्मेदारी लेने के लिए ही तो वो आता है, तो जिम्मेदार है कौन? लेकिन राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार से पैसा नहीं आता और केंद्र सरकार का कहना होता है कि हमने तो फंड दे दिया। ये इनकी मिली भगत है, ये इनकी मिली भगत है। वो भी पैसे ले रहे हैं प्रदूषण के नाम पे। राज्य सरकार ने बिजली बिल के थ्रू सेस लगाकर
1296 करोड़ रुपए प्रदूषण हटाने के लिए लिए थे, कहाँ है प्रदूषण खत्म हुआ है? क्या किया है? उन 1300 करोड़ रुपए का विज्ञापन किया गया है। और एमसीडी में आप देखो, कांग्रेस के राज में या 15 साल पहले की बात करूं, कभी कोई हड़ताल नहीं हुई, कूड़े के ढेर लग गए। सफाई कर्मचारी आज भी हड़ताल पे हैं तनख्वाहों के लिए, कभी 2 महीने में तनख्वाह आ रही है, कभी 3 महीने में तनख्वाह आ रही है। वो लोग ब्याज में पैसे ले लेके अपने काम कर रहे हैं। मेरी मदर खुद रिटायर है, मैं आपको बता चुका हूँ, 5 महीने से पेंशन नहीं है। क्या करेंगे हम? लेकिन इस बीच जो सफाई कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं, ऐसे में सफाई कर्मचारियों का भी साफ तौर से कहना है कि हमारे पास पैसा ही नहीं आ रहा, तो इसमें किसकी गलती दिखते हैं? उनके पास पैसा नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है। फंड की कोई कमी नहीं है, कमी है सिस्टम की कमी है। सर, आप किस तरह से देखते हैं एमसीडी इलेक्शन? मैं एमसीडी में ये चीज़ देखता हूँ कि ये एक तो पेंशन का, एक तो लोगों को सैलरी नहीं मिल रही एमसीडी वालों को। जो बुजुर्ग हैं जो खाली पेंशन पे डिपेंड करते हैं, उनको 5-5 महीने पेंशन नहीं मिल रही। केजरीवाल साहब कहते हैं कि ये बीजेपी की एमसीडी है तो उनके हाथ में है, वो ये कहते हैं कि केजरीवाल साहब के हाथ में है। अब परेशानी ये है कि इसमें तो एक आम आदमी पिस जाता है जो खाली डिपेंडेड है उसके ऊपर, पेंशन के ऊपर। और दूसरा, एक पानी की इतनी समस्या है कि आज तक पानी की प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो पाई है। पानी गंदा आ रहा है, कभी आ रहा है, कभी नहीं आ रहा, कभी बदबूदार आ रहा है। ये एक बेसिक समस्या है जो कि हर आदमी झेल रहा है। तो मेन प्रॉब्लम ये पेंशन, जो आदमी पेंशन पे डिपेंड है, एक रोजगार वैसे ही नहीं है जो पेंशन पे डिपेंड है। बुजुर्ग लेडीज़ हैं जो बेचारी वो हैं, जेंट्स हैं, पेंशन नहीं मिल रही, सफाई कर्मचारियों को पैसे नहीं मिले, कूड़े के ढेर लगे हुए, नालियाँ भरी हुई हैं, वो अपनी मर्जी से है अपनी। अब ये बेसिक समस्या जो है ये तो एमसीडी के अंडर में ही आती है। तो ये चीज़ है, तो इनको सब इस चीज़ से त्रस्त हैं और कोई बात नहीं। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद है जिनसे जानने की कोशिश करेंगे। एमसीडी इलेक्शन को आप किस तरह से देखते हैं? अच्छी तरीके से देखते हैं। मुद्दे क्या हैं? मुद्दे ये है, सफाई की है। तो हो रही है सफाई? सफाई कहीं भी नहीं हो रहा, सफाई कर्मचारी की सैलरी नहीं मिल रही, तो मुद्दे की क्या तो मतलब? जो 5 साल में विकास हुआ यहाँ पर, बीजेपी अभी यहाँ पर है, तो किस तरह से आप देखते हैं? बीजेपी काम कर रहे हैं, बीजेपी के काम में कोई कमी नहीं है। सफाई बीजेपी काम कर रही है लेकिन सफाई नहीं हो रही, वजह? मुझे वही है कि सफाई कर्मचारी को सैलरी नहीं मिल रहा है। तो इसमें किसकी गलती मानते हैं आप? केजरीवाल की गलती मानते दिल्ली। सर, मैम, यहाँ पर एक चीज़ और है कि ज़रूरी है कि राज्य में जिसकी सरकार हो, पार्षद भी उसी सरकार का हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो मसला वही अटक रहा है कि जिस भी तरह से जो फंड है वो नहीं आ पा रहा। केंद्र सरकार अगर देती है तो राज्य सरकार का कहना होता है केंद्र नहीं दे रही, और केंद्र का कहना होता है कि हमने दिया, राज्य सरकार आगे नहीं दे पाए। ये तो सोच है अपनी अपनी, ये तो सोच है अपनी अपनी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक है। एक सवाल ये भी कि महिला सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, और दिल्ली देश की राजधानी है, तमाम तरह की चीज़ें और आप जो भी आपराधिक घटनाएं वो हमने देखी, क्या यहाँ पर महिला सुरक्षा है? महिला सुरक्षा है, मोदी जी पूरी सुरक्षा के लिए तैयार हैं, हर तरह से तैयार किया उन्होंने। अब किस तरह के मुद्दे आप देखते हैं? यहाँ पर अभी हम लोग साफ़ सफाई करना चाहते हैं मतलब, लेकिन हमारे को पीछे से फैसिलिटी नहीं मिलती है, तो इस वजह से हम चाहते हैं कि हमारी अपनी सरकार हो ताकि हम अपनी पूरी तरह से अपनी जान लगा सकें। मतलब ये लाजमी है कि जो राज्य में है उसी का आगे पार्षद होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए। इससे किस तरह का फ़ायदा मिलता है? इससे हमारे को जो हम चाहते हैं पीछे से मिलेगा और हम आगे भी हम फिर उसको काम कर सकेंगे। तो क्या ये समझा जाए कि जिस तरह से अभी ये राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो रही है, केंद्र में कोई और है, राज्य में कोई और है, पार्षद कोई और है, तो ऐसे जो आम जन है वो पिसता हुआ नजर आ रहा है? हाँ बिल्कुल सही बात है, पर हम ये चाहते हैं कि हमारी जो है यहाँ तो हमारे, आप देख रही हैं जैसे कि हमारे सांसद जी भी बीजेपी के हैं और निगम में भी और विधायक जी भी, तो हम आगे भी यही चाहेंगे कि ऐसा हो, क्योंकि हम उनसे हक से जाके हर काम के लिए कह सकते हैं। लेकिन इस बीच अगर आमजन पिसेगा तो आमजन करेगा क्या? नहीं तो आमजन क्यों पिसेगा, जब हमारी सरकार जब सबके लिए करने पे, आप आज देख रही हैं आज के टाइम में मोदी जी हर किसी के लिए हर काम कर रहे हैं, कौन ऐसा है जिसको उनका लाभ नहीं मिल रहा। और पिछले 5 साल की बात करें 2017 से 2022 इस बीच काफ़ी सुधार है, पहले से आप देख सकती ये हैं। मान के चले कि आमजन पिसा है? नहीं अभी तक तो फिलहाल ऐसा नहीं। ठीक है, तो देखिए एक मिली जुली प्रतिक्रिया यहाँ पर सामने आ रही है। तमाम यहाँ पर दल हमारे साथ मौजूद है। सर, एमसीडी इलेक्शन किस तरह से देखते हैं? अच्छे से देख रहे हैं, ये लोकतंत्र का वो है, इसको हम लोग अच्छे कई से मुद्दे यहाँ पर उठाए जा रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई कह रहा है कि काम नहीं हुआ, और ये मतदाता ही कह रहे हैं कि काम हुआ है, और कोई बोल रहा है काम नहीं हुआ। देखो जी, काम का नगर निगम के पास काम क्या होता है, साफ सफाई सुबह शाम होती है। आज कूड़े वाली गाड़ी हमारे पास पहले सुबह आती थी, अब शाम को भी आती है। साफ सफाई में कोई ऐसा नहीं, सिर्फ कर्मचारी को जो बातें बता रहे हैं, लोग भी बता रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ, जो बातें हैं कि कर्मचारी को वेतन नहीं मिलता जिससे वो परेशान है। आज इससे पहले भी सरकारें चलती थी, कभी ऐसी कोई वो नहीं होती थी। सिर्फ ये केजरीवाल जब से बैठे हैं तब से इन्होंने ये सोचते हैं कि निगम में हम पैसा नहीं देंगे तो बीजेपी बदनाम होगी। सिर्फ यही एक उनके पास वो कारण है, इसी वजह से उन्होंने पैसा है, पैसा देते हैं,
लेकिन वो 4 महीने 6 महीने रोक के देते हैं। इतने में कर्मचारी को तो भैया रोज कमाना, रोज खाना, हर महीने तनख्वाह नहीं आएगी तो कैसे होगा? चाहे आपका घर हो, चाहे हमारा घर, चाहे उनका घर हो। इसलिए वो पैसा जब नहीं देते कर्मचारी परेशान होते। लेकिन फिर भी हमारे निगम पार्षद और हमारे उनकी टीम मिलके आपस में ऐसे बनाते हैं संयोजन कि कोई किसी को परेशानी नहीं होने देते। साफ सफाई से लेके किसी प्रकार, चाहे गली बनवाना हो, चाहे विधायक जी हो, हमारे पूरी विश्वास नगर की कोई भी ऐसी गली नहीं होगी जो ना बनी हो। किसी प्रकार लाइटें हमारी देखो, दूसरी लाइटें लग गई वो वाली, जिससे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। सर, आप यहाँ पर सबसे यंग है, युवा है और कल का देश का भविष्य है। ऐसे में अगर शराब ठेके की बात की जाए अभी, क्योंकि अगर जहाँ आ रहे हैं तो हर 2-2 कदम में दूरी है, ऐसे महिला सुरक्षा की भी बात की जा रही है। जब आप ठेके की बात कर रहे हैं तो महिला सुरक्षा की तो कभी बात हो ही नहीं सकती। जिस देश में, जिस दिल्ली में युवाओं को कंप्यूटर देना चाहिए था, वो हर गली में ठेके दे रहा है, एक वार्ड में 3 ठेके दे रहा है। तो आज युवा पी के क्या करेगा? जो उनके बड़े बुजुर्ग भी पीते थे वो खुद परेशान है कि मेरी औलाद अगर पी के घर आएगी, मेरे पड़ोस में ठेका खुलेगा, तो वो कैसे आगे युवा पढ़ पाएगा? जिस देश में युवा, आज मोदी जी कहते हैं कि खेल में और हर चीज़ में, पढ़ाई में हमारा आगे जा रहा है देश। जहाँ जाएगा वहाँ युवा जाएगा, जहाँ युवा जाएगा वहाँ देश जाएगा। तो उसमें आप देखिए ना, हर गली में ठेके हैं। तो केजरीवाल ने कैसे माताएं बहनें सुरक्षा रहेंगी? किसी का बेटा पी के आएगा, किसी का बच्चा, किसी का कोई। आज रिक्शा वाला 200 रुपये कमाता है तो 150 रुपये की तो दारू पी जाता है, कहता है सस्ती हो गई है, सुबह भी पीऊँगा शाम भी पीऊँगा। तो कैसे सुरक्षा हो जाएगा? पीने के बाद तो आदमी अपना होश ही खो बैठता है, तो उससे आगे आगे कैसे कुछ हो पाएगा? ठीक है, कांग्रेस के भी पक्ष रखने के लिए यहाँ पर मौजूद है। सर, अभी फिलहाल कांग्रेस यहाँ पर, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस यहाँ पर आती हुई नजर आई है। इस बीच कांग्रेस आने वाले समय पे किस तरह से अपने आप को दिखती है? कांग्रेस पार्टी की हमेशा सोच रही है काम करने की। कांग्रेस पार्टी प्रचार नहीं करती। कांग्रेस पार्टी मीडिया को कभी मैनेज नहीं करती। कांग्रेस का कोई जादू की छड़ी तो नहीं होती। कांग्रेस सिर्फ विश्वास करती है अपने काम पर। तो क्या लगता है फिर अब 2022 में किस तरह का चुनाव? ये विश्वास नगर में कांग्रेस पार्टी कम से कम 10,000 वोटों से जीतेगी। पिछले 5 साल में और 15 साल में यहाँ पर एमसीडी में बीजेपी बैठी है जी। यहाँ की पब्लिक त्रस्त है। और इस विश्वास के साथ आप कह सकते हैं कि अब आने वाले समय में यहाँ पर कांग्रेस जीतेगी? यहाँ मैं मैडम, मेरे पास 20 ऐसे हैं जिसमें ये दोनों पार्टियों ने, चाहे केजरीवाल हो चाहे बीजेपी हो, यहाँ पर लैंटर माफिया चला है, यहाँ पर दुकानों वालों से पैसे खाए गए हैं, यहाँ रेडी वालों को फल फ्रूट ले गए। यहाँ के निगम पार्षद देखो आज भी नहीं आए, जब का उनका उत्तरदायित्व था कि आज मैं अपनी बात रखने आता, यहाँ मैं अपनी बात रखने आता, और आज भी उस टाइम नहीं आए। उन्होंने कोई ऐसा नहीं काम। आप मैडम घूम लिए गलियों में कितनी गंदगी है। एक ऐसी 4 गलियां मुझे बता दो जिसमें उन्होंने नहीं बनवाई हो। 4 गलियां या 64 गलियां तो खाली विश्वास नगर में, कम से कम 200-250 गली है, कोई काम ही नहीं हुआ। किस बात पे है वो बीजेपी वाले? मैं ये कह रहा हूँ यहाँ बीजेपी वाले 13 आदमी खड़े हैं, टिकट मांग रहे हैं। किस मुंह से मांग रहे हैं? क्या काम करें? इनसे पूछ लो। एक काम नहीं करा इन्होंने, एक काम नहीं करा इन्होंने। तो सर, आपकी तरफ से वो कौन से बड़े दावे वादे हैं जो अब आम जनता से किए जाएंगे? वो कौन से बड़े दावे वादे हैं जो आम जनता से किए जाएंगे ताकि आम जनता आप लोगों को चुने? हम यहाँ पर जिनकी भी पेंशन रह गई है, हम उनकी पेंशन बनवाएंगे। यहाँ पर सड़कें नालियाँ सारी गंदी पड़ी हैं, हम सड़कें नालियाँ बिल्कुल ठीक करवाएंगे। ये जो चुनाव है, ये चुनाव में क्योंकि आपका पार्षद है, आपका काउंसलर है, आप जीते हुए हो, अब लोगों को क्या भरोसा दोगे? अगले 5 साल में क्या करोगे? भाई साहब, अपने पिछले कामों का हमारे जनता ने देखा। अगले 5 साल के लिए भी कुछ कहोगे? बिल्कुल। विश्वास नगर को ईडीएमसी में नंबर 1 वार्ड भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता बनाने के लिए तैयार खड़ा है, और उसी विश्वास के साथ यहाँ की जनता हमारे को वोट देने के लिए तैयार खड़ी है। जनता सिर्फ इस चीज की इंतजार कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट तय करे। कैंडिडेट तय होते ही, हमारी पार्टी नहीं है भाई साहब, बीजेपी हमारी पार्टी नहीं है। जो मौजूदा है उनका टिकट कट रहा है क्या? मौजूदा लड़ेगा तो भी, नया लड़ेगा तो भी, हमारा परिवार है, और परिवार में जिसको मिलेगी एक एक कार्यकर्ता उसके साथ है। यहाँ के काउंसलर, यहाँ के काउंसलर भी मौजूद हैं, यहाँ के काउंसलर भी मौजूद हैं। पाशा जी, आपसे सीधे आपसे यहाँ की जनता एक सवाल ये पूछना चाहते हैं कि जो 5 साल गए हैं, उन 5 साल की उपलब्धि, उस जो गए हैं उन 5 सालों की उपलब्धि और आने वाले 5 सालों की प्राथमिकता, ये गिनवा दो। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पिछले 5 साल हैं, अगर हम नगर निगम के हिसाब से 5 साल काउंट करेंगे,
जिस हिसाब से दिल्ली सरकार ने नगर निगम को बजट दिया, फंड अलॉट किया, उसके हिसाब से देखेंगे तो नगर निगमों में पूरी दिल्ली के अंदर 10 गुना काम किया है। और मैं बात विश्वास नगर वार्ड की करता हूँ। विश्वास नगर वार्ड के अंदर अगर आप देखेंगे आज हमारे वार्ड में 10 से 12 मीट्रिक टन कूड़ा प्रतिदिन निकलता है। उस कूड़े का निस्तारण हमने इस वार्ड के अंदर ही ख़त्म किया। उस कूड़े को आज हमारा वार्ड से निकलने वाला कूड़ा गाजीपुर लैंडफिल साइट पे नहीं जाता है, जिससे कि उस लैंडफिल साइट की जो ऊंचाई है, मतलब वो जो मैं ऐसे समझूं उसको, अपने दर्शकों को ऐसे समझाऊं कि आपके यहाँ जो कूड़ा निकलता है उसका निस्तारण आप स्वतः करते हैं। हाँ, हम विश्वास नगर वार्ड से निकलने वाले कूड़े का अपने क्षेत्र से निकलने वाली गंदगी का यदि निस्तारण अपने क्षेत्र में हो जाए तो शायद मेरे ख्याल से जो पहाड़ अगर बने हुए हैं इनसे लोगों को परेशानी नहीं होगी। और ये जो पहाड़ बने हैं, इन पहाड़ों से केवल दिल्ली नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के जो नोएडा है, जो नोएडा को देश की 100 विंडो कहा जाता है, क्योंकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हर देश का व्यक्ति नोएडा के अंदर है, वहाँ तक इसकी बदबू जाती है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। हमारी पूर्वी दिल्ली का कलंक है गाजीपुर का लैंडफिल साइट। उस लैंडफिल साइट को ख़त्म करने का हमने संकल्प लिया है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार नगर निगम में काम कर रही है, उस सरकार ने उस लैंडफिल साइट को, उस कलंक को खत्म मतलब अगले 5 सालों की प्राथमिकता में इसको मानूं? बिल्कुल। हमारे सांसद गौतम गंभीर जी ने और हमारी जो नगर निगम में सरकार है उन्होंने 2019 में ये काम शुरू किया था। और वहाँ पर 12 ट्रॉमिल मशीनें, आप किसी भी दिन जा कर के देख सकते हैं, 12 ट्रॉमिल मशीनें। और हमारे पूर्वी दिल्ली के 64 वार्ड हैं, उसमें अब तक 46 के अंदर हम कॉम्पैक्टर और कंपोस्टर लगा चुके हैं, जिससे कि हमारे गाजीपुर पे जाने वाले कूड़े की जो यहाँ से रेगुलर बेसिस पे, मतलब मैं ऐसा समझूं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि पार्षदों को पैसा नहीं मिलता, ये सब झूठ है। नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। वो फंड जो है वो भारत सरकार, केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन में नगर निगमों को दिया है। और मैं आपको बता देता हूँ, आज हमारा पूर्वी दिल्ली नगर निगम इस पूरे देश के अंदर जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से काम करने वाला नंबर 1 नगर निगम है। सबसे बड़ी जो उपलब्धि होती है, सबसे बड़ी उपलब्धि ये होती है कि कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जब हम जनप्रतिनिधि बनते हैं, जो जनप्रतिनिधि होता है उसकी जिम्मेदारी होती है जनता के हितों की रक्षा करना। और काउंसलर जो पार्षद होता है, दिल्ली में जो पार्षद होता है, उसकी जिम्मेदारी तो इतनी होती है कि किस गली में सफाई हुई, किस में नहीं हुई। कई वार्डों में गए, लोग तरह तरह की बातें करते हुए नजर आए, लेकिन क्योंकि हम लोग यहाँ सड़क पर खड़े होकर अखाड़ा लगाए थे और वहाँ के एक काउंसलर आए हैं, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो। और उसके अलावा एक बहुत बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी वोट देने का अधिकार है। वोट जरूर करना। अभी कैंडिडेट घोषित नहीं हुए हैं लेकिन दावेदार खूब हैं, इसलिए मैं आपकी बात को बड़ी करता हाँ, बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट और हैं। विश्वास नगर जो क्षेत्र है ना, वार्ड 17 का, यहाँ पर काउंसलर नहीं आए, यही गलतफहमी है। आपको यही नहीं पता यहाँ पर कि काउंसलर तो अंजू जी हैं, ये इनके हस्बैंड हैं, हमारे दोस्त है, क्लास फेलो है। पर क्या कि अंजू जी हैं, दरअसल क्या कि वो यहाँ पर भी नहीं आई। ये कभी क्षेत्र में आप कोई भी विश्वास नगर में गली में कभी राउंड मारा उन्होंने? नहीं मारा। हर जगह हमारे भाई साहब ही हाजिरी भरते रहे हैं। पर क्या है कि जो काउंसलर जो बनी है। अच्छा ये बताओ, सुनो, आप चुनाव में आप दावेदार हो, आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं? देखो जी, यहाँ की मैं ये कहना चाहता हूँ कि विश्वास, अगर आप काउंसलर बन गए तो क्या करोगे? भाई साहब, विश्वास नगर में काउंसलर बनने से पहले की बात बता रहा हूँ मैं। नहीं, मैं तो जो मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे, काउंसलर बन जाते तो सबसे पहले देखो आपको यहाँ पर ज़मीनी उसमें जाना पड़ेगा। हकीकत में यहाँ पर विश्वास नगर के अंदर आपको हर गली के अंदर 10-10, 15-15 मकान सील मिल जाएंगे। आज भी उन्हें खुलवाओगे? बिल्कुल, सील खुलवाने का काम रहेगा। और ये जो मिसू चार्ज के रूप में 45 करोड़ रुपया इकट्ठा करा था ना, उसी इकट्ठा करने की ताली बजाने के उस पर हमारी अंजू कमलकांत जी को यहाँ पर मेयर भी बना दिया गया था। पर क्या कि विश्वास नगर के लोग तो ठग गए ना। विश्वास नगर मैं आपसे आपकी प्राथमिकता जानने का प्रयास कर रहा हूँ। आप जनता को ये बताइए कि आप अगर पार्षद बन जाओगे तो क्या करोगे? भाई मैं पार्षद बनता हूँ, सबसे पहले बिना खर्चे के ये विश्वास नगर में जितनी भी मकानों की सील हुई पड़ी है, इसको सील खुलवाने का काम रहेगा पहले, सबसे पहला मेरा। क्योंकि देखो लोगों के रोजगार से जुड़ा हुआ है। दूसरा हुआ है। पहले तो मैं इनसे ये पूछूंगा, आप सील खोलने का प्रोसेस ही बता दें। इन्हें अगर सील खोलने का पूरा प्रोसेस पता है, मॉनिटरिंग कमेटी ऑटोनोमस बॉडी है जो फ्री की बात करते हैं, फ्री की बात करते हैं। इनसे पूछो लोगों की पेनल्टी के अपने घर बार बेच के देंगे? नहीं। मॉनिटरिंग कमेटी अगर ऑटोनोमस बॉडी ना होती
अब तक एमसीडी उस प्रोसेस को कराने में कब की कामयाब होगी होती? आपको मैं बताता हूँ और सफाई यहाँ व्यवस्था- पर अब रही बात है, अब एक सुनिए, अब ये क्या सुन एक का जवाब अब ये कह रहे हैं अब ये कह रहे हैं हाँ, आपकी पार्षदा नहीं आई, इनसे पूछो कोरोना काल में आपने कितना काम किया है। ये जो कैंडिडेट की बात करते हैं ना, ये एक एक व्यक्ति भाजपा का कार्यकर्ता अपने आप को सांसद मान के चल रहा था, अपने आप को विधायक मान के चल रहा था, अपने आप को पार्षद मान के चल। देखो यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता सारे खड़े हैं, इसमें आपको इनकी बात नजर आएगी। और जो ये कह रहे हैं ना, यहाँ पर लोगों को यहाँ डीसी साहब जो होते हैं यहाँ पर मिश्रा जी, उनको बता के काम कराया गया, बता के काम कराया गया कि इस मकान में फैक्ट्री चल रही है, इसको ये सील होनी है, ये सील होनी है। तो क्या है कि बहुत ज़्यादा लोगों के साथ गलत हुआ है। जवाब मैं बता देता हूँ। है क्या, हमारे प्रेम भाई मेरे भाई हैं, शालीनता बहुत अच्छी चीज़ होती है। प्रेम भाई मेरे भाई हैं, लेकिन है क्या, जब तक आप टेक्निकल चीज़ों को समझोगे नहीं, आपको उनकी जानकारी नहीं होती है। आपको किसी भी चीज़ को, यानी कि अगर मुझे गली की सफाई करनी है तो उस गली के अंदर कूड़े को कैसे साफ़ करना है, तो उस टेक्निकल बात को समझना पड़ेगा। नाली को साफ़ करना है तो बात को समझना पड़ेगा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि उन चीज़ों को समझने की आवश्यकता है, और हमने उन चीज़ों को करने का प्रयास भी किया है। और प्रेम भाई को मैं बता देना चाहता हूँ, और यहाँ खड़े सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, विश्वास नगर वार्ड के जिस भी व्यक्ति ने अप्लाई किया, 95% लोगों की डीसील हो चुकी है प्रॉपर्टी, और इनको ये मालूम होना चाहिए कि उसके लिए अप्लाई करना आवश्यक होता है। और जनता जिस दिन अप्लाई करेगी, हमने उसका साथ दिया खड़े होकर के, 95% लोगों की डीसील प्रॉपर्टी हो चुकी है। नहीं, ये जो भाई साहब कह रहे हैं, सील विल कोई नहीं खुली, और हर इसके अंदर भी दलाली का काम हो गया है। इसमें भी 5 लाख रुपए 7 लाख रुपए से कम की तो कोई बात नहीं करता। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये बेबुनियाद बातें कर रहे हैं, इनको पता नहीं है उसके अंदर अगर आपकी प्रॉपर्टी, एक मिनट आप बिना सबूतों के आरोप नहीं लगाने चाहिए। नहीं, आपको उन बातों को समझना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि टैक्सेस जो है ना वो कॉरपोरेशन के पास है। कॉरपोरेशन अपने टैक्सेस को कलेक्ट करती है और उसी टैक्सेस के आधार पर वो डीसीलिंग का प्रोसेस होता है। उस बात को इनको समझना पड़ेगा। और मेरा मानना है डायरी साथ में लेके चल रहे हैं ना, तो कानून को समझने की भी जानकारी रखें और बातों को समझें। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि दरअसल ऐसा है कि मुंह से शब्द निकालने से पहले कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। ऋतु नगर की जो सीट है उस पर बड़े जागरूक हैं लोग, और जिस तरीके से लोग अपनी बात को कह रहे हैं, अब देखना तो दिलचस्प होगा कि कौन कहाँ जाएगा। लेकिन आरोप प्रत्यारोपों का दौर जो है वो पूरे चरम पर है। बिल्कुल, और ये लाजमी भी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जो चलता है हर राजनीतिक दल की तरफ से यही होता है। पशु पक्ष की स्थिति में अगर कोई फंसता है तो वो आम जनता होती है, लेकिन देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि विश्वास नगर की जनता किस पर विश्वास इस बार जताती हुई नजर आती है। हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।